कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि हम जनता के बीच में जाएं और इस सरकार का असली चेहरा बेनकाब करें। मिथिलेश जी, आपको एग्जैक्ट डेट भी बता सकते हैं? 4 महीने पहले वर्चुअली केवल महंगाई का विरोध करना था, तब भी लताड़ लगानी पड़ी थी पीसीसी के पदाधिकारियों को कि साहब कम से कम इसमें तो, इस महाअभियान में आप सब लोग भागीदार बनिए, वही महंगाई का विरोध करना था, लेकिन रिलेक्टेंस थी, अब नहीं है। तो क्या मिथिलेश जैमिनी, ये जो आरोप लगाए जाते हैं कि जैसे बरसात के मौसम में पुरानी चोट उभरती है ना, उनका दर्द अचानक से उभर जाता है, उसी तरह से चुनाव के वक्त में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की याददाश्त हो चाहे कांग्रेस की याददाश्त हो, उसमें अचानक सुधार होता है, जनता के मुद्दे याद आने लगते हैं, जनता का दर्द का एहसास होने लगता है और उस दर्द को सरकारों तक पहुंचाने का काम शुरू हो जाता है। मिथिलेश जैमिनी जी, देखिए जेपी शर्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सियासतदार हैं और ये मौके की तलाश में रहते हैं, और इनके लिए अगर ये कहा जाए कि कुछ ऐसा करूं कमाल कि तू मेरा हो जाए, तो ये तमाम राजनीतिक दल इस मौके में रहते हैं। अभी जो माहौल बना हुआ है, जो कांग्रेस का थिंक टैंक है वो समझ रहा है कि इस समय बीजेपी पर अटैक करने का सही टाइम है, 5 स्टेट में इलेक्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अभी राजस्थान में जो नया मंत्रिमंडल विस्तार किया है, उसके बाद जो आज अशोक गहलोत ने बयान दिया वो भी बहुत अहम है, क्योंकि भीड़ जुटाना कांग्रेस के लिए आसान काम नहीं है। दावा तो हमने कर दिया 50,000 इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन अशोक गहलोत जो एक अनुभवी राजनेता, वो समझते हैं कि भीड़ कौन लाएगा। इसीलिए आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि जो विधायक नाराज है उनको एडजस्ट किया जाएगा। जो 19 विधायक जिनकी वजह से सरकार गिरने वाली थी और जो बचाने वाले हमारे पिल्लर थे, उन पिल्लरों को फिलर किया जाएगा, और जो मंत्री हैं उनके कार्यकाल का आकलन किया जाएगा। एक बहुत अहम बयान है दिल्ली कूच से पहले अशोक गहलोत का, क्योंकि अशोक गहलोत को पूरी तरह वाकिफ है कि ये कोरोना भी चल रहा है, और कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले दिनों जब से यहाँ महंगाई पखवाड़ा चल रहा है, उनकी स्थितियां उठा के देख लीजिए, कितनी भीड़ जुट रही थी। जब जयपुर में सिविल लाइन पर बड़ा प्रदर्शन हो रहा था तो कई विधायक जयपुर में थे, वहां नहीं पहुंचे थे। जो कांग्रेस की कल्चर है एसी में बैठकर बड़े बड़े बयान देने की, अब वो सड़कों पर उतरेगी तो कैसे उतरेगी। और इंदिरा जी ने एक बयान दिया था, गरीबी हटाओ, वो सरकार में आ गई थी। तो इनका कांग्रेस का है कि अब महंगाई हटाओ तो आ जाएंगे, लेकिन इस देश की इकोनॉमी, जैसे अभी आपने बताया कि इकोनॉमी में बूम आया है इस 3 महीने में, तो इकोनॉमी को भी समझना पड़ेगा। और महंगाई का एक इश्यू है जिस पर आज अशोक गहलोत ने बहुत बड़ा वार किया कि जो हमारा जीएसटी का शेयर है वो 9,000 करोड़ रुपए बाकी है, और पुनर्भरण की राशि 2022 से बढ़ाकर 2027 की जाए। एक दूसरी बात उन्होंने बड़ी अहम की कि जीएसटी का अगर शेयर जो केंद्र सरकार है वो संघीय ढांचे को समझ नहीं पा रही है, राज्यों की वित्तीय हालात बहुत नाजुक है, आईसीयू में है, उधार लेकर हम विकास का काम कर रहे हैं। तो ये जो तमाम जो एक माहौल बनाया जा रहा है, ये पूरी तरह सियासत की चौसर बिछाई जा रही है। अब इस चौसर में कौन किसको सह देगा, कौन किसको मात देगा, ये तो 5 चुनावों के नतीजे बताएंगे। लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि ये हमारे घर बैठे एक बड़ा बटेर हाथ लग गया है, पहले किसानों की वजह से मोदी पर बैकफुट पे आए, और अगर हम अब महंगाई पर करते हैं बैकफुट पे आती है, तो जनता को लगेगा कि जो कांग्रेस राज ही नहीं करती, सशक्त विपक्ष की भी भूमिका निर्वहन करती है पूरी ईमानदारी। बिल्कुल, मैं इस पहलू पर आपके पास फिर से आऊंगा सवाल लेकर। मुकेश पारिक साहब, ये तो चलिए ठीक है, कांग्रेस के ऊपर तो आरोप लग रहे हैं कि वो चुनाव से पहले जाग रही है महंगाई को लेकर, तो वो सवाल अपनी जगह, लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं खत्म हो जाती कि देश महंगाई से परेशान है, जिसका दारोमदार सारा केंद्र सरकार के ऊपर आएगा ही आएगा। तो सवाल मेरा ये है कि आप 2 में से एक ऑप्शन में मुझे जवाब दे दीजिए। पहली बात तो आप ये रूल आउट कर सकते हैं कि महंगाई है ही नहीं, या आप ये कह सकते हैं कि महंगाई तो है लेकिन उसके जस्टिफाइड रीजंस हैं जो पिछली सरकार में इस वजह से जस्टिफाइड नहीं थे। मुकेश पारिक साहब जी, आपने हाँ और ना में मांगा, तो ये बिल्कुल सही है कि महंगाई बढ़ी है। अब आपने दूसरा जो सवाल पूछा कि क्यों बढ़ी है, देखिए अभी एक सांखला जी ने भाषण रूप में आपकी डिबेट में अपना एक भाषण दिया। डिबेट का में तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ अगर बातों की प्रस्तुति की जाए तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा लाभदायक होती है। बोलिए आप, बोलिए। देखिए आज पेट्रोल और डीजल की जब हम महंगाई की बात करते हैं तो मैं आपको 2 बड़े एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण तो कई हैं। कांग्रेस की सरकार ने ऑयल बॉन्ड के नाम पे 2004 में, अगर आपको याद हो तो 2004 में जो पेट्रोल के दाम हुआ करते थे वो 37-38 रुपए लीटर हुआ करते थे। उसके बाद 2014 तक यूपीए की सरकार रही, देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री उसके प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में
29 रुपए से 78 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, यानी 150% इंक्रीज हुआ यूपीए की गवर्नमेंट में, एक देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में नंबर 1। ये सांकला जी को मैं अपडेट कर रहा हूँ। दूसरी बात, एक मिनट आप सुनिए, आप मैं आंकड़े ये अभी जेपी जी आपको, अगर मैं गलत हूं तो जेपी जी कर देंगे आंकड़े, कोई बात नहीं, 5 रुपए ऊपर नीचे, नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, 150% इंक्रीज हुआ। अगर ये गलत हो तो नहीं, अगर गलत है तो मैं आप अभी पहले उसको कर दीजिए सर, 71 मान फिर भी 150% होता है, आप जोड़ लीजिए। 29 रुपए से अगर 71 है तो कितना परसेंट हो गया, आप जोड़ लीजिए, अगर आप 71 भी मान लीजिए। अब आप आइए, इन्होंने असल में मुकेश जी, एक मिनट रोक लूं क्या आपको, 1 मिनट रोक लूं क्या? ये जो बात चल गई ना बीच में, चूंकि ये 71 था कि 77 था, सवाल उस वक्त ये नहीं था 71 या 77 है, उस वक्त 71 के 72 होते ही देश में बवाल आ जाता था। नहीं सर, और 72 के 73 हो गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर 2 रुपए 3 रुपए बढ़ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। अब चूंकि खबरें नहीं आती, 30 पैसे बढ़ेंगे, 40 पैसे बढ़ेंगे, 50 पैसे बढ़ेंगे, 77 से कब 121 हो गया, लोगों को पता ही नहीं चला। अब ये जो 10 रुपए 15 रुपए की कमी की गई है, मैं आज की रेट मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि उसमें 5-7 रुपए फिर वापस बढ़ गए। एक मिनट साहब, नहीं बढ़े, 29 से 71 रुपए हुए, अगर ये है। दूसरी बात, इन्होंने ऑयल बॉन्ड के नाम पे 1.44 लाख करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किए, लोन लिया उसका, और हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने ना अपितु लोन चुकाया, बल्कि 77,000 करोड़ उस पर इंटरेस्ट भी पे किया। ये एक इतना बड़ा एक राशि जो इस पेट्रोल डीजल के ऊपर लगातार जो जनता पे भार लोन के रूप में डाला गया था, उसको समाप्त किया गया। ये दूसरा उदाहरण, पेट्रोल डीजल के दाम समाप्त हो गया ना, जानते हैं। तो सुनिए अंतरराष्ट्रीय लोगों के हित में एक बात बता दीजिए, डिबेट अपनी जगह पे, अब वो समाप्त हो गया ना ऑयल बॉन्ड का जो तो चुका है ना, इस सरकार ने हो गया ना, अब तो उस तरह से दाम नहीं बढ़ेंगे ना, अब 125-150 की आशंका नहीं है ना। लेकिन पेट्रोल डीजल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की, आप पूरे दुनिया में आप देखिए जिस प्रकार से रेट बढ़े, उसी, अब सुनिए एक मिनट सुनिए, अरे आपके राजस्थान में देश से सब में ज्यादा महंगा है, उसका जवाब दीजिए ना आप। आपको तो अधिकार ही नहीं है महंगाई के ऊपर वो करने का। मैं आपके सांकला जी बीच में नहीं बोला, पूरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं है महंगाई के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने का। पूरे देश में अगर सब में महंगा कहीं पेट्रोल डीजल है तो राजस्थान में है। आप दीजिए इस बात का जवाब। आपने इतने दिन बाद क्यों कम किया? आप दीजिए, आपने इतने दिन बाद, और आपने बिजली पर क्यों दरें बढ़ाई? क्या बिजली महंगी होने से दरें नहीं बढ़ती? बिजली महंगी होने से क्या महंगाई नहीं बढ़ती है? आप कैसी बात करते हैं? आपने बिजली महंगी कर दी, आपने पेट्रोल डीजल पे जब सब सरकारों ने घटा दिया उसके बाद 15, अरे कैसी बात करते हैं? कोयला, आपके पास किसी चीज का तथ्य नहीं है, आपके पास किसी चीज के आंकड़े नहीं है। आप जवाब दीजिए, आपने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे नहीं किए थे? आप कैसी, क्या ऑयल बॉन्ड? कुछ नहीं। अरे आप देखिए, जनता कांग्रेस को गुमराह करने वाली पार्टी के रूप में जानती है। आपका इतिहास बन गया गुमराह करने वाली पार्टी। और आप जिस प्रकार से देशों में सिमटे हैं, आप जिस प्रकार से प्रदेशों में सिमटे हैं, आपकी स्थिति सबके सामने है। अरे आप तो पंजाब में भी गए और आप राजस्थान की बात कर रहे हो, 2 साल बाद राजस्थान में भी नहीं रहोगे। आप देखिए, आपके बाद इस बात का पहले आप अपना आत्म अवलोकन करो कि कांग्रेस क्यों समाप्त होती है। आप गुमराह करना छोड़ दीजिए। अरे हमारी पार्टी तो 2 से केंद्र सरकार में है और हमारी पार्टी तो पूरी, आप अपनी पार्टी का आत्मअवलोकन करके नेता गद्दे के सिलेंडर लेकर के और पार्लियामेंट के चक्कर काटते थे। 400 रुपए के सिलेंडर को 1000 रुपए कर दिया। अरे गरीब को फ्री राशन योजना के अंदर जो सिलेंडर दिए वो धुआं हो रहा है गांव के अंदर, वो सिलेंडर रवारियों पड़ा है। मोदी सरकार में कोई गरीब भूखा नहीं सो रहा। और अब जब जनता ने केंद्र की सरकार में कोई तब जाकर आपके पास कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ मोदी हटाओ। जब तक देश की जनता, अरे आप जिसको बार-बार मोदी जिस नायक का बार-बार आप विरोध करते हैं वो महानायक है देश की, दुनिया की जनता के दिलों में। परिणाम बताएगा, ये परिणाम बताएगा। फोड़े आपका शासन जाने से कांग्रेस के नेताओं के दिलों में फोड़े हो गए। आप सत्ता से बाहर का भी सुनिए, एक मिनट सुनिए, सांकला साहब सुनिए, मिथिलेश जमीनी जी, जो बात अभी मुकेश पारिक जी ने कहा कि कांग्रेस विश्वास खोती जा रही है लोगों का। एक दौर ऐसा आया था 2014 के बाद, जब लगातार, एक मिनट सांकला साहब, एक मिनट आता हूँ आपके पास, जब एक प्रदेश कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से छिनता जा रहा था और भगवा रंग में रंगता जा रहा था। क्या अब वो हालात हैं कि कांग्रेस का जो ग्राफ था वो गिरता जा रहा था, या उसको छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसका फैलाव होता जा रहा था? पहली बात। दूसरी बात,
ये तो एक वेग बात हो गई। पिछले एक साल में जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो कोविड की सेकंड जो वेव आई थी उसके दौरान जो मैनेजमेंट देखा गया देश भर में, जिस तरह की अफरा तफरी देखी गई वो हो, चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव हो, चाहे किसानों के आंदोलन में बात आई हो वापस कानून लेने की, चाहे वो महंगाई की बात हो, इन सब के बाद भी क्या वैसी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई हैं कि कांग्रेस कितना भी महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर ले, नतीजे वही आने हैं जो आते रहे हैं पिछले 7-8 साल के दौरान? देखिए, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और धीरे धीरे मोदी जी का ग्राफ उतर रहा है। मन की बात सुनने वाले कम हो रहे हैं। इसलिए आत्ममंथन का दौर है भाजपा के लिए। जो भाजपा कांग्रेस मुक्त का नारा दिया करती थी, कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, वो कांग्रेस धीरे धीरे यूपी में जिस तरीके से प्रियंका गांधी की सभाओं में भीड़ उमड़ी है, वो ये बता रही है कि वो यूपी जो कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था, जहां से खत्म होने के बाद आज कांग्रेस हाशिए पर है। यहाँ मेरे सवाल का कुछ